हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम नई चालीसा चालू कर रहे हैं, दैट इज 9th नंबर, राइट। स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस, 40 मिनट का टारगेट है। जब तक आपके पास कोई बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस ना हो। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं अपने पास में तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर अंदर एनी हाउ अपना काम ख़त्म हो जाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ऑलवेज जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको क्या नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेना है कि भैया ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरे को आना ही चाहिए। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी नहीं है। फर्स्ट टाइम के अंदर जितना जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फटाफट अटेंड करते चलें। जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा लेट के लिए रखें, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनके पास में छोटा सा क्रॉस लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। यही आपके टाइम सेविंग के साथ में अपना काम खत्म करने का तरीका है। चलिएगा शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। पहला है द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय। तो सेकेंडरी डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और मेल क्वेश्चनियर, ये तीनों ही मेथड प्राइमरी के हैं। आपको बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के अंदर प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर आप लोगों को बताया था इंटरव्यू मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, मेल क्वेश्चनियर होता है और डोर टू डोर क्वेश्चनियर होता है। सेकेंडरी डेटा में आप लोगों को बताया था गवर्नमेंट सोर्स होता है, इंटरनेशनल सोर्स होता है, पब्लिक सेक्टर सोर्स होता है और अनपब्लिश्ड सोर्स होता है। तो ये आपका इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड बैंक विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है पोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। पोल, एग्जिट पोल जिसको हम बोलते हैं, पोल्स वगैरह जो हम करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड, कौन सा कहा जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्यूटर्स coming in the metro station from the early morning hours to peak hours follows which type of frequency distribution। तो ये आपका क्या होता है? यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मॉर्निंग में आपका सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाले होते हैं, कॉलेज जाने वाले होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस जाने वाले होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका कस्टमर्स रहता है, फिर दिन तक आते आते कम हो जाता है, फिर शाम तक वापस से रिटर्न का टाइम होता है तो वापस से वो नंबर ऑफ कस्टमर वापस से इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस विल बी सी, यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा सेट? रेंज के अंदर आपको बोला था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, तो ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर continuously added corresponding to each class interval in the series। तो ऐड कर करके आपको बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव मतलब होता है एडेड, ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। नेक्स्ट है द ओजाइव कैन बी यूज फॉर मेकिंग। ओजाइव किसको रिप्रेजेंट करने के काम में आता है? ओजाइव होता है, क्या कैलकुलेट करते हैं ओजाइव से? मीडियन। एक आपका क्या होता है? लेस देन ओजाइव, एक होता है मोर देन ओजाइव। दोनों के इंटरसेक्शन से कौन लोकेट होता है? मीडियन। और जो लेस देन ओजाइव होता है उस पे सारी की सारी पार्टीशन वैल्यूज यानी कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी लोकेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर हम लिखते जाएं तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल के अंदर ओनली फिगर्स आएंगे, ग्राफ में भी ओनली डेटाज ही आएंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? टेक्सचुअल जिसके अंदर टेक्स्ट के जरिए आप उसके बारे में जितनी चाहें बातें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, which type of most appropriate representing using data pie chart। तो इट इज कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में कितना कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना कहाँ किन जगहों से गवर्नमेंट इनकम कर रही है, या नॉर्मल कंपनी भी किन जगहों पे खर्च कर रही है, किन जगहों से इनकम जनरेट कर रही है। तो दैट इज कैटेगरीज, इसलिए इसको बोलते हैं कैटेगोरियल डेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द क्लास इंटरवल इज दिस द फर्स्ट क्लास बाउंड्री। तो बाउंड्री
क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री एक ऐसी टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हम और हम यानी कि सीए फाउंडेशन वाले लोग ही पढ़ते हैं क्लास बाउंड्री के बारे में। तो क्लास बाउंड्री आपकी क्या होती है, जहां पर अपर बाउंड्री नेक्स्ट लोअर बाउंड्री के इक्वल होती है तभी हम उसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। एक्सक्लूसिव में तो अपर लिमिट अपर बाउंड्री, लोअर लिमिट लोअर बाउंड्री दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए ज्यादातर जो सारे क्वेश्चन बाउंड्री के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो हमेशा इनक्लूसिव सीरीज के ही होते हैं, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये आपको कैसी सीरीज दी हुई है, इनक्लूसिव सीरीज दी हुई है। तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बनाना या क्लास बाउंड्री बनाना, दोनों ही बातें क्या हैं, सेम है, इक्वल हैं, बराबर हैं। आ रही है क्या बात समझ में, सेम है, इक्वल है और बराबर है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास यानी कि ये, तो इसमें से माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो 9.5 से 14.5, ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, मैंने कहा था स्ट्रेटास, पूरे ग्रुप को छोटे छोटे स्ट्रेटास के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये स्ट्रेटास अपने आप में तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन आपस में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और फिर हर एक स्ट्रेटा में से हम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो हमारा सैंपल बनता है उसमें सारे टाइप के लोगों का प्रेजेंटेशन हो पाता है। तो इसकी एग्जैक्ट जो वर्डिंग हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है वो है B for Bombay, to divide the population into subgroup and then randomly sample from the subgroup and then taken randomly sample from the subgroup। पहले सबग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर एक सबग्रुप में से लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल लाइन है, थ्योरेटिकल वर्ड है, याद है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। The mean of the group of X is 70, the mean of Y is 85 if the number of observation of Y is 5 times that of the group of X। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर है क्या कि क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर N1 है आपके पास में 70, N2 है आपके पास में 85 और कंबाइंड मीन अपन को पता करना है। और बोला है कि N1 को तो मैंने X मान लिया और N2 है 5X, तो टोटल N कितना हो गया, 6X। आ गया है क्या सबको समझ में, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आप कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा देंगे साहब। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिख देती हूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 और होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। तो कंबाइंड मीन आपको पता करना है। अब x1 बार है 70 और x प्लस 85 इंटू 5x और अपॉन में 6x। आ गई है क्या बात समझ में, क्लियर है क्या, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। ये आ जाएगा 495x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6x। तो अब ये आपस में क्या हो जाएगी, काटा पीटी कर देते हैं। क्या काटा पीटी करी आपने, x से x कट गया, फिर 6 से ये काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 82.5। आ रहा है क्या सबको समझ में, तो आंसर हो गया D फॉर दिल्ली 82.5। क्लियर है क्या ये लैंग्वेज कि इट इज द ऑब्जर्वेशन इन y इज द 5 टाइम देन द x। तो x को हमने x ही मान लिया और y को 5 टाइम यानी कि 5x मान लिया। x 5x और इनका टोटल 6x। तो कंबाइंड मीन आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे CF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडेड, ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी। 8 फिर 8 प्लस 38 प्लस 40 78 प्लस 12 90 प्लस 10 100। ठीक है, फिर मीडियन के लिए आप क्या लगाएंगे, रैंक लगाएंगे, दैट इज n/2 यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आ गया 50। इसके नीचे छोटू सा CF लिखते हैं क्योंकि 50 इज नॉट योर आंसर। इसको कहाँ देखना है, CF में देखना है। CF में देखा 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 कहाँ पर फर्स्टली लाई करता है, या तो 50 एग्जैक्ट आ जाता है या उससे जस्ट बड़ी CF आपको यहाँ पर यूज करनी होती है। तो जस्ट बड़ी CF कौन है, 78। तो ये आपकी क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास। और इसके बाद सिंपली फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस I अपॉन F।
m minus cf 0. तो L1 is the lower limit of concern class, m is the lower limit of concern class यानी कि 20, I is the class interval यानी कि 10, f is the frequency of this class यानी कि 40, m is the answer of rank यानी कि 50 minus preceding cf यानी कि 38. ठीक है, तो 50 माइनस 38, इसको सॉल्व करेंगे 72, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 23. तो ये 23 हो गया सी, आंसर हो गया आपका सी 23. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. इफ पर मीन और मीडियन इज दिस एंड दिस तो फाइंड द प्रोबेबल मोड. तो कौन सा रिलेशनशिप? इंपेरिकल रिलेशनशिप. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, इंपेरिकल रिलेशनशिप 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये आपको मीन दे रखा है और ये आपको मीडियन दे रखा है. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूले में पहले मीडियन है और बाद में मीन है, और क्वेश्चन के अंदर पहले मीन है और बाद में मीडियन है. तो यही आपका एक सिली पॉइंट होता है जहां पर आप मिस्टेक कर जाते हैं. तो 3 मीडियन है आपका 68.6 माइनस 2 मीन है आपका 70.8. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा A फॉर एप्पल, दैट इज 64.2 विल बी द आंसर ऑफ मोड. और वेरी गुड. नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप पूछ लिया, तो ये हमको पता ही है क्या होता है. मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन इंटू 3. मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन इज इंटू 3. ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है? क्योंकि मोड पर हमको ज्यादा भरोसा नहीं है. Now what is the coefficient of range? Very easy, very simple, very smart और very beautiful question है. coefficient of range. coefficient of range का फॉर्मूला होता है highest minus lowest upon highest plus lowest into 100. तो highest वैल्यू है आपकी 60 और lowest वैल्यू है आपकी 20. तो आपने किया 60 minus 20 upon 60 plus 20 into 100. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50%, 50 is your answer. क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट है नो इम्पैक्ट. ठीक है, आपके क्वेश्चन के कुछ कुछ कैचवर्ड होते हैं, उसको हमेशा सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और हाइलाइटर लगा लीजिए. तो नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो वो कौन होता है? क्वार्टाइल डिवीजन, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन किस पे बेस्ड होता है? Q1 पे और Q3 पर. ठीक है, तो इसका इधर की 25% वैल्यू और इधर की 25% वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं होता. तो अगर हमको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है. तो हमारा Q1 और Q3 से हमारा काम हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10 तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए. स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर है. एब्सोल्यूट मेजर पर ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है, स्केल का फर्क पड़ता है. यानी कि सीरीज की सारी वैल्यूज को अगर 10 से डिवाइड किया जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर भी 10 से डिवाइड हो जाता है. तो ये हो गया 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन. वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. इट इज 3, 6, 9, 12 एंड 15. और फिर ये x है, इनका क्या कर लीजिए स्क्वायर, और स्क्वायर का टोटल और x का टोटल. स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हो गया समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर एंड होल रूट. जैसा कि शुरुआत से मैं आपको बोलती आ रही हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है तो फिर आपको कभी भी कहीं भी किसी भी फॉर्मूले के अंदर दिक्कत नहीं आएगी. स्टैंडर्ड डिवीजन के बाकी सारे फॉर्मूले आप बना पाएंगे. ये आंसर आएगा 495 अपॉन 5 माइनस ये आएगा 45 अपॉन 5 का होल स्क्वायर का होल रूट, और फाइनल आंसर आ जाएगा 4.24. ये आंसर आएगा 45 और ये आंसर आएगा 495. ये कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस करते जाइए और MRC दबा दीजिए और इसमें सिंपली टोटल लगा लीजिए. तो विद इन अ सेकेंड कैलकुलेटर पर ही ये काम हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला आता है, इसकी प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन आपने कर ली है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको Q3 पता करना पड़ेगा और Q1 पता करना पड़ेगा. तो Q3 और Q1 पता करना है डिस्क्रीट सीरीज में. तो डिस्क्रीट सीरीज में फर्स्ट होता है अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. सेकंड स्टेप होता है फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये ऑलरेडी अरेंज तो है ही, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. दैट इज 2, 4 और 2 6, 8 और 6 14 प्लस 4 18
प्लस 1 19। थर्ड स्टेप होता है रैंक, तो Q1 का हमारा रैंक हो जाएगा दैट इज 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 दैट इज 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 तो इट इज 5, और इसका हो जाएगा 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इट इज 15। और दिस विल बी नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज seen the answer of rank in cumulative frequency where it is firstly lies, their corresponding excess value is your quartile, decile, percentile, right? तो ये आपने 5 देखा, तो पहले तो 5 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 3 विल बी द आंसर ऑफ Q1, और ऐसे ही 15 यहाँ पर लाई करेगा, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ Q3। और अब आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो B फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। क्या आंसर हो गया? बी फॉर बॉम्बे। इसमें दोनों चैप्टर आपके रिवाइज हो जाते हैं, एवरेज वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है और डिस्पर्जन वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग मैंने आप लोगों को बोला था क्या होता है, अलग अलग जुदा जुदा, अलग अलग जुदा जुदा, यानी कि दोनों चीजें जो कि साथ नहीं हो सकती उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, एज वेल एज 0 होना चाहिए, एंड आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए इनमें से क्या पॉसिबल है। बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। अर्चना इंडिया में बॉर्न है और लॉयर है, ये भी हो सकता है। 16 ईयर ओल्ड है और फोक डांसर है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि हम 15 साल के हैं और दिल्ली में हमको वोटिंग राइट मिल गया है, तो इंडिया के अंदर वोटिंग राइट हमारा 18 प्लस पर ही मिलता है। तो 15 ईयर की एज में वोटर है, नहीं हो सकता, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। अगर आप वोटर हैं तो मतलब 15 साल के नहीं है, और अगर आप 15 साल के हैं तो आप वोटर नहीं है। तो डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। Next, very easy, just a theoretical question. One hold the any two events correct. कि probability of A minus B. तो आपको डायग्राम बताया था A minus B का, कि आपको A पूरा चाहिए। क्या चाहिए? A पूरा चाहिए, ये पूरा कहलाता है A। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो B है उसका ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस पूरे A में से अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, कि A तो आ गया पर B का हिस्सा कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। तो ये इधर वाला जो एरिया आपका बचता है, जो इधर वाला पार्ट जो आपका बचता है, ये वाला हिस्सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी नहीं है, A इंटरसेक्शन B सही है, B इंटरसेक्शन गलत है। तो B फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं? 8 वर्कर्स वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन साइट विद द फॉलोइंग वेजेस, ईच वेज इज दिस। इफ वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज विल बी लेस देन एवरेज वेज? एवरेज वेज से कम वाले कितने वर्कर्स हैं? ठीक है, तो एवरेज वेज इन सब का हम क्या कर लेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का टोटल हमारा आ रहा है 4000 डिवाइड बाय 8, तो हमारी एवरेज सैलरी आ जाएगी 500। अब 500 से नीचे वाले कितने लोग हैं? राइट, तो ये 450 है, 320 है, 450 है और 500। यहाँ तक के लोग हमारा एवरेज तक कहलाएंगे और इसके ऊपर 501 से ऊपर वाले लोग कहलाने लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, उसमें से 4 लोग, तो 4C1 8C1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.50 विल बी योर आंसर। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं, मैंने लिख दिया है ये 4C1, ये लिख दिया है, नहीं तो ओरल ही दिख रहा है। 8 में से 4 लोग हैं जिनकी सैलरी एवरेज है, नहीं तो एवरेज के ऊपर है, मतलब ओरल दिख रहा है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि बीइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस।
A box contains shoe pairs of the same pattern of different sizes numbered from 1 to 12. एक बॉक्स है जिसमें 1 से 12 नंबर के शूज हैं. Selected and random. What is the priority number? Is shoe will be the multiple of 5 or 6. तो priority of 5 और 6. तो priority of 5 plus priority of 6 minus priority of 5 intersection 6. तो मैंने कहा था ये तो चलो 1 से 12 तक है तो अपन लिख कर भी देख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ये सिचुएशन होती है, मान लो 1 से 1200 होते, 1 से 12,000 होते, 1 से 25,000 होते, 1 से 20,000 होते, तो फिर क्या करते? तो आप सिंपली इसको क्या कर दीजिए, मल्टीपल या डिविजिबल देखने के लिए इसको डिवाइड करके देख लीजिए. जितने नंबर्स आएंगे उतने लोग यहाँ पर 5 के डिविजिबल या 5 के मल्टीपल हो जाते हैं. राइट तो 12 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग. राइट तो इसलिए आपको डेसिमल क्या कर देना है, इग्नोर. तो इट इज 2/12 प्लस 6 के डिविजिबल भी 2 हो गए, 6 और 12, तो 2/12. और ये देखिए ये है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 6 5 30. क्या हो गया 6 5 30. तो 12 डिवाइड बाय 30 करने पर डेसिमल में आंसर आता है और डेसिमल इग्नोर करना होता है. तो यानी कि ये रहेगा 0. तो ये आंसर हो गया 4/12. 4 1 जा 4 3 जा 1/3, यानी कि A फॉर एप्पल 0.333333 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. कितने कार्ड निकालने भैया? 2 कार्ड निकालने. इस बार ध्यान रखना. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ द कार्ड्स आर रेड एंड बोथ द कार्ड्स आर किंग. तो प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? दोनों रेड रेड हो या दोनों किंग किंग हो. तो क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड एंड किंग किंग. आ रही है कि बात समझ में? क्लियर है क्या? आ रही है कि बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड चाहिए या किंग किंग चाहिए या रेड रेड और किंग किंग यहाँ पर आपको चाहिए होता है. राइट तो दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो रेड हमारे टोटल मिलाकर कितने रेड होते हैं भैया? बोलो बोलो जल्दी बोलो. दोनों रेड मिलाकर कितने रेड होते हैं? 26. तो 26C2 अपॉन 52C2 प्लस किंग कितने होते हैं? कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं. 4 होते हैं. 4 में से 2 किंग निकालना है. तो क्या करोगे? 4C2 अपॉन 52C2 माइनस. अब बताइए रेड रेड और किंग किंग. रेड रेड और किंग किंग. रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2. तो दोनों में से तो 2C2 अपॉन 52C2. अब इसको सोल्यूशन करेंगे. इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ रहा है 660 अपॉन 2652 यानी कि 0.2488, यानी कि 0.2488 A फॉर एप्पल. ये थोड़ी सी गणित जरूर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन कैलकुलेटर पर करोगे तो अगेन प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो कैलकुलेटर पर अगर आप करते हैं तो ये भी विद इन अ मिनट का ही क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन आज दिस. द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 स्टूडेंट विल गेट सक्सेस. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट के सेलेक्ट होने का 1/5, नहीं होने का 4/5, सेकंड के होने का 1/4 और नहीं होने का 3/4, थर्ड के सेलेक्ट होने का 1/3 और नहीं होने का 2/3. तो इसमें बड़ी कंडीशंस बनानी पड़ेगी क्योंकि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट बोल दिया है. एटलीस्ट 1 बोलते तो हम 1 में से P0 को क्या कर देते? माइनस कर देते. तो अभी हमको बनाना पड़ेगा 1 एंड सेकंड पास हो गया पर थर्ड क्या हो गया? फेल. फिर फर्स्ट पास हो गया एंड सेकंड फेल हो गया एंड थर्ड हो गया पास, या फर्स्ट फेल हो गया एंड सेकंड पास हो गया एंड थर्ड पास हो गया, या फिर तीनों पास हो गए. आ रही है क्या बात समझ में? तो अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. फर्स्ट के पास होने की 1/5, सेकंड के पास होने की 1/4 और थर्ड के फेल होने की 2/3 प्लस फर्स्ट के पास होने की 1/5, सेकंड के फेल होने की 3/4, थर्ड के पास होने की 1/3, फिर प्लस फर्स्ट के फेल होने की 4/5, सेकंड के पास होने की 1/4 और थर्ड के पास होने की 1/3. ये यहाँ पर लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, यहाँ से ही कॉपी कर रही हूँ. ठीक है. फिर फर्स्ट के पास होने की 1/5, सेकंड के पास होने की मल्टीप्लाई 1/4 और इसके पास होने की 1/3. आ गया है क्या सबको समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो 10/60 आ रहा है. इसको सॉल्व करेंगे तो 10/60 आ रहा है, यानी कि 1/6 आपका आंसर आ रहा है C.
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, देखने में और करने में और आंसर में ऐसे ही लगता है कि इतना बड़ा काम किया और आंसर आ रहा है खाली और खाली 1/6। ठीक है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारे काम आपके यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए प्लस बी पूछा है। क्या पूछा है? ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ भैया, क्या करोगे, क्या करोगे? ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 0.65 प्लस 0.15, तो कितना हो गया? 6 7 8 0.80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 4। क्वार्टाइल डिवीजन पूछा है, मीन बता रखा है और स्टैंडर्ड डिवीजन बता रखा है। तो आपको बताया था समंदर में कूदो, समंदर में कूदो 4 5 और 6। तो क्या चाहिए? क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डिवीजन 6 इक्वल्स टू 4 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 4/6 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 4/6 इंटू 4, 4 4 जा 16/6। तो ये 16 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ गया 2.6666, 2.666666। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल 2.70। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये है एडिशन थ्योरम। क्या है? एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप लोगों को बकायदा नोट्स दिए हुए हैं और कहा है कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर दो पेजेस रोज डेली खाने हैं, खाने के साथ में, राइट। तो वही यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 10, 3 का स्क्वायर। y फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द 12 मीन एंड 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है x प्लस वाई के लिए क्या लिखोगे? तो x प्लस वाई इक्वल्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज 10 प्लस 12 यानी कि 22, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 3 3 जा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट यानी कि 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 22, क्योंकि ये नहीं सॉरी ये हो जाएगा 22 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 5। ठीक है, आ गया है क्या सबको समझ में? ये आपका होता है x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। दिस इज द नोटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड बाय पैरामेट्रिक। 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अगर आपको ये दोनों पैरामीटर्स मौजूद हैं, आपको ये दोनों पैरामीटर्स आते हैं, ये दोनों पैरामीटर मौजूद हैं, तो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। The number of accident in a year attribute to taxi driver in a locality Poisson distribution follows the Poisson distribution with the average is 2 out of the 500 taxi driver. What is the number of driver? At least 3 accident take place. तो at least 3 at least 3 का मतलब हो गया 3 और 3 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा। तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2। 1 में से अगर P0, P1 और P2 को माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचे हुए 3 और 3 से आगे की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। तो वेरी इजी टास्क, 1 माइनस e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 आता है, ये 2 आता है और ये यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर भी 2 बच जाएगा। और ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू, ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू, ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है
दैट इज 2.718, ई की पावर 2 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 डिवाइड 2.71828, सॉरी ये खाली ई की वैल्यू है, ट्रांसडेंटल वैल्यू। ये क्या है, ई की वैल्यू गिवन है, ट्रांसडेंटल वैल्यू, जो कि आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब ई की पावर -2 करना है तो 1 अपॉन ई की पावर 2 करते हैं, 1 अपॉन 2.71828 की पावर 2 करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो ये हमको करना है 2.71828 इंटू इक्वस टू और डिवाइड इक्वस टू, तो ये आ रहा है 0.1353, 0.1353, ये आंसर आ गया 0.1353। तो 1 माइनस 0.1353 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 इंटू दिस और -1 करेंगे तो डेसिमल में यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.3235, और यहाँ पर पूछा है नंबर्स में आंसर, किस में पूछा है, नंबर्स में आंसर। नंबर में आंसर पूछने पर इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 161.75, तो ये आंसर हो जाएगा 162, ठीक है। ये है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, जिसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है e की पावर -m, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है e की पावर -m, m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। और आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ई इज योर ट्रांसडेंटल वैल्यू, जो कि आपको पता होना चाहिए 2.71828, जो कि फिलहाल इस क्वेश्चन ने दे दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर दिया जाए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको यहाँ पर ये दिमाग में रखना है, कैसे ये सॉल्व किया जाता है और फिर कैसे इसको आगे फर्दर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 स्टूडेंट, द मीन मार्क्स, 300 स्टूडेंट और उनके मीन मार्क्स हैं आपके 50, स्टैंडर्ड डिवीजन है 14.9, मीन आपको चाहिए होता है 50, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको चाहिए होता है 14.9। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी जब भी z की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखते ही बेल शेप डायग्राम बना देना है, फिर इसका मीन सेंटर के अंदर लिख लेना है। नाउ व्हाट विल बी द मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट, तो ये 50 है, ये आपका 70 है, 70 से ऊपर वाले लोग पता करने हैं। यहाँ पर आप z की वैल्यू पता करेंगे, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, x है आपका 70, मीन है 50, स्टैंडर्ड डिवीजन है 14.9, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.34। तो जब भी ये वैल्यू दी हुई होती है तो ये z0 से z1.34 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। जब भी ये आपको वैल्यूज गिवन होती हैं तो ये इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, दैट इज 0.4099। तो अगर ये 0.4099 है तो ये बचा हुआ एरिया हो जाएगा 0.0901, और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, क्या आंसर आएगा 9.01, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, 9 इज योर आंसर। आई होप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बेल शेप बनाते ही 90% सोल्यूशन तो वहीं पर हो जाता है, सिर्फ 10% आपकी कैलकुलेशन का काम बाकी रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है e की पावर -m, m की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, इधर लिखोगे e की पावर -m, m की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, फिर क्या कर देंगे, काटा पीटी कर देंगे, e की पावर m, e की पावर m कट गई, 1 कट गया, m से m कट जाएगा, इसकी पावर कट जाएगा, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 1 इक्वल्स टू m अपॉन 2, यानी कि फिर बचेगा m इक्वल्स टू 2। तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a फॉर एप्पल 2, A for apple 2 will be the value of mean. Next आगे बढ़ते हैं, which of the following
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट के बारे में पता लगाना है रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई √1 से कम होना चाहिए, दोनों के दोनों 1 से ऊपर नहीं हो सकते, दोनों के दोनों 1 से नीचे हो सकते हैं, एक अगर 1 से ऊपर है तो दूसरे को हर हाल के अंदर 1 के नीचे होना पड़ेगा, लेकिन अगर एक 1 के नीचे है तो दूसरे के लिए दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं 1 से ऊपर और 1 से नीचे। और जब क्वेश्चन के अंदर 1 से छोटा 1 से बड़ा टारगेट दिया होता है तो उसका टारगेट होता है मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन है जब 0 और 0 से बड़ा और 0 से छोटा दिया होता है तो उसका टारगेट होता है डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। यूनिटी मतलब होता है 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई BXY मल्टीप्लाई BYX ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल्स टू तो ठीक है, वो जस्ट आइडियल कंडीशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट और नंबर ऑफ क्लेम्स। अगर नंबर ऑफ क्लेम्स ज्यादा होते रहे तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, अगर क्लेम क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, बी फॉर बॉम्बे, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव कोरिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल 16 एंड 25 और कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल 18.5। तो कोवेरिएंस गिवन है 18.5, वेरिएंस ऑफ x है 16 तो स्टैंडर्ड डिवीजन x है 4, वेरिएंस ऑफ y है 25 तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y है आपका 5। तो इससे आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का छोटू वाला, सबसे स्मार्ट वाला, सबसे छोटा वाला, सबसे पहला वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। वो क्या है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y। क्या लगा देते हैं, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y यहाँ पर लगा देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर लगा दिया तो क्या हुआ भैया, कोवेरिएंस है 18.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, इस कोवेरिएंस को लगा देने से रुकिएगा, तो ये आ जाएगा 18.5 डिवाइड 4 डिवाइड 5, तो ये तो आ रहा है हमारा 0.925। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, अनदर टू वेरिएबल u and v, अनदर वेरिएबल u and v आई डिफाइन लाइक दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u and v बताइए। तो आपकी इक्वेशन है u इक्वल्स टू x -3 अपॉन 2 v इक्वल्स टू y -2 अपॉन 3। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी स्केल से इसकी स्केल तक झूला बनाएंगे, इसके स्केल पॉजिटिव, इसकी स्केल पॉजिटिव, सेम साइन, तो आंसर भी क्या रहेगा, सेम साइन और सेम आंसर। तो डी फॉर दिल्ली विल बी योर आंसर। ठीक है, फिर मैंने आपको बोल देना है कि ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी को जितना ज़्यादा, जिस तरीके से मैंने हर एक चैप्टर में आपको यूज़ करने का तरीका बताया है, उसको अगर आप उसी तरीके से यूज़ करते रहे तो आपको क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Now, which of the following statement is correct? One of the regression coefficient is greater than unity. The other must be less than unity. ये आपका क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है कि अगर एक regression coefficient 1 से बड़ा है तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा। फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बिल्कुल गलत, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट हैं बट स्केल से डिपेंडेंट हैं। द रिग्रेशन लाइन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ टू रिग्रेशन लाइन्स coincide with each other there is no correlation। अगेन ये क्या है आपका, फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या है, सारे के सारे फॉल्स 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 फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। हमेशा ध्यान रखिएगा ABCD ऑप्शन में आप अभी एटलीस्ट जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि ये राइट है, बाकी 3 के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भैया वो भी हमारे आंसर नहीं है। नेक्स्ट है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, V1 अपॉन V0, यानी कि P1 Q1 अपॉन P0 Q0 का टोटल। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स। तो
तो टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन ईयर मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर, नो. टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ द प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस. तो आंसर क्या हो गया? डिवाइड. सी, सम ऑफ द करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द बेस ईयर वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 37, ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एंडेड. इंडेक्स नंबर 110 से 200 हो गया है, 330 से 500 हो गई है. लॉस 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 गेन गेन पता लगाना है. तो लॉस और गेन आपका किस में होता है? रियल वेज में होता है, क्योंकि वेजेस हमेशा इंक्रीज ही होती हैं. ये इंडेक्स नंबर है, ये आपकी सैलरी है, तो रियल वेज क्या आएगा? दैट इज 330 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 300. और ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, यानी कि ये आ गया 250. और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज बाय लॉस बाय क्या हो गया? 50. 50. नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल. शिफ्ट द बेस, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. शिफ्ट द बेस, खाली शिफ्ट द बेस. क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा. शिफ्ट द बेस, प्राइस चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. ईयर्स ईयर्स, खाली ईयर होता तो 1 से 2 में जंप हो रहा है तो टाइम रिवर्सल, और ईयर्स है तो सर्क्यूलर टेस्ट. ईयर्स है तो सर्क्यूलर टेस्ट. क्या होता है? P01 इंटू P12 इंटू P23 इंटू P34 इंटू P40 इक्वल्स टू सारा क्या आता है? 1. मैंने 4 बना दिए अब की बार के लिए कि 0, 1, 2, 3 और ये 4. 0 को बेस मान के 1 को करंट, 1 को बेस मान के 2 को करंट, 2 को बेस मान के 3 को करंट, 3 को बेस मान के 4 को करंट और 4 को बेस मानकर 0 को फिर से करंट. तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस ईयर्स. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 273 इन 10 बेस 2010 और 2023 बेस ईयर 100, करंट ईयर 273 आपका इंडेक्स नंबर कहला रहा है. और एवरेज मंथली सैलरी इज 8190. व्हाट इज द रियल वेज? सिंपली रियल वेज निकालना है. तो रियल वेज हो जाएगा सैलरी डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100. सैलरी डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आप करेंगे 8190 डिवाइड 273 इंटू 100, तो इट इज 3000. मतलब दिखने में सैलरी 8190 मिल रही है, लेकिन मजे खाली कितने हो रहे हैं? 3000 मजे हो रहे हैं. टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लेस प्रेस बट नॉट द फिशर, पास्चेस बट नॉट द फिशर, लेस प्रेस एंड फिशर, नो नो नो, ओनली फिशर. टाइम रिवर्सल टेस्ट लेस प्रेस और पास्चेस दोनों प्रूव नहीं करते, और खाली कौन प्रूव करता है? नहीं, वैसे तो और भी बहुत सारे लोग प्रूव करते हैं, लेकिन लेस प्रेस, पास्चेस और फिशर्स में से खाली कौन प्रूव करता है? फिशर्स प्रूव करता है. चलिएगा, ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रिपरेशंस. गुड बाय.